सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और फ़खरुर रहमान साहब। दोनों बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, सब आप लोग जानते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन मौलाना साहब सुना मौके देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उनसे मौका मांगा है? आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो तहरीक लब्बैक के हवाले से चीज़ें आ रही हैं उसको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, आज जो PDM का इजलास था जिसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की, वो बड़ा अहम था, उसकी रोयदाद। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला आया कि बराह रास्त कवरेज नहीं दिखाई जा सकती सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिव्यू पटिशन जब ज़ेर समात होगी। 6-4 से ये आया, 4 जजेज़ ने इसके हक़ में लिखा, 6 ने इसके मुखालफत में फ़ैसला दिया, तो गोया ये तहरीक मुस्तरद हो गई। वहाँ पर फ़खर रहमान साहब बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले हमारे साथी हैं, ये मौजूद थे और कुछ सवाल जवाब भी हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। मैं शुरू उससे करना चाहता हूँ, फिर आपको अपडेट दूंगा, कुछ शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनाऊँगा, पुरानी गुफ्तगू सुनाऊँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक वादा, और फिर अल्लाह की किताब भी कहती है, खुदा ताला खुद भी फरमाते हैं कि जो वादा करो, जो अहद करो, उसको पूरा करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग अपने वादों को तोड़ते हैं वो हम में से नहीं है, यानी उस ग्रुप में से नहीं है। बहरहाल ये भी आपको दिखाएंगे ज़रा सूरत हाल आज के तनाज़र में। पहले ज़रा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज सुना है, उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि डोंट काउंट डेज बिफोर अस। क्या था वो? बिल्कुल, जब अदालत ने अपना शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया, जो कि उनकी दरख्वास्त थी कि उनके जो भी आर्गूमेंट्स हैं मुकदमे की समाअत जो है वो बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दी जाए, और वो पटिशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ की उनके खारिज कर दी गई, ये दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी गई। तो काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे उनका ये कहना था कि ये केस इतने अरसे से चल रहा है, सिर्फ ये जो दरख्वास्त थी इसको 27 दिन हो गए। तो इसके ऊपर जो 10 रुकनी फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे, उन्होंने बाकायदा सख्त अल्फाज में उनको डांटा और उनको ये कहा कि ये हमारी सवाबदीद है, आप यहाँ पर खड़े होकर दिन नहीं काउंट कर सकते। तो उनको बावर कराने की कोशिश की कि आप जो हैं लिटिगेंट हैं और कोर्ट का जो डेकोरम है उसको बरकरार रखा जाए। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो असल जो मुद्दा है उस पर नहीं आते? वो कहते हैं कि वो मैंने जो तौहीन अदालत की दरखास्तें आप उनको लगाएं, असल जो उनका मुद्दा है, जो उनका जो केस है उस पर नहीं आ रहे। बिल्कुल वो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब ये दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हो गई तो उनका ये कहना था कि वो 6 जजेस साहिबान कौन हैं और वो 4 जजेस साहिबान कौन हैं जिन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ दिया। तो अदालत ने उनको बताया कि तफसीली फ़ैसला जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उनका कहना ये था कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ ताकि मैं फिर ये फ़ैसला करूँगा कि मैंने रिव्यू करना है, दायर करना है कि नहीं करना। तो इससे ये लगता है कि जबकि अदालत की उनको कह रही थी कि आप अपने दलाइल शुरू करें अपने जो असल केस है उसके ऊपर, लेकिन वो उस पर नहीं आ रहे थे, और उससे ये लग रहा था कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स के तहत जो है जैसे 27 दिन पहले उनकी स्ट्रेटजी ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि थोड़ा ताख़ीर हो जाए, जी, लंबा भी हो जाए, और दूसरा ये कि जिस तरह सुना है कि इस असना में भी शुनीद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को। तो लेट्स सी कि क्या फ़ैसला होता है। अगर वहाँ पर वो जो FBR का जो नोटिस है जुर्माने का, वही बुनियाद है, आप देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला होता है। जी बिल्कुल, वो मीटिंग कल होनी है और तवक्को है, ये एक्सपेक्टेड जी नहीं फिक्स है। कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आर्टिकल 209 के तहत मीटिंग है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस है उसके हवाले से, और उसमें जो FBR ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी पुटअप की जाएगी, वो बाकायदा उसका जायज़ा लिया जाएगा। और इसमें क्योंकि उमर अता बंदयाल इस तरफ केस की समाअत कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया उस 5 उससे। अब जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के,
वो उनकी जगह पे ठीक है, इसमें बैठेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जो पीडीएम के इजलास में भी आज बड़ी वो मौलाना साहब को बड़ा नून लीग ने घेरने की कोशिश की, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये है कि नून लीग अकेली रह गई और वो जो 6-7 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो एक साइड पे हो गई मौलाना की ज़ेर क़यादत, और बहुत सारी जो ख्वाहिशात थी नून लीग की आज पूरी शायद खाकान अब्बासी साहब की मौलाना साहब ने पूरी नहीं की, और वो मैं बताता हूँ पूरी तफसील से आपको। लेकिन उससे पहले ना, कहा जाता है कि अगर आपको वादा करो तो उसको पूरा करो, एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है। दूसरा, वक्त के साथ साथ लोगों के नज़रियात कैसे बदलते हैं। पहले आप जब आप ऑपोजिशन में हैं तो आप क्या कहते हैं, ज़रा शेख रशीद साहब का उनकी एक गुफ्तगू ज़रा प्ले अप कर दें। वो लीग को बड़ा डरा धमका रहे हैं तहरीक लब्बैक का नाम लेके, ज़रा वो सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। ये आपने सुना शेख रशीद साहब ने क्या कहा। अब शेख रशीद साहब ने आज गुफ्तगू की है, ज़रा वो गुफ्तगू सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। किसी की रिहाई नहीं होगी, कोई फैसला नहीं होगा और सब मुल्क ठीक हो जाएगा। ये आज क्योंकि वो इक़्तिदार में है, ताकत में है, वज़ीर दाखिला हैं, फुल ताकत। आपको पता है ना, वज़ीर दाखिला के कमरे में तो आपको पता है बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल होता है, और वैसे भी आप जब जाते हैं कराची में जाएं तो रेंजर्स भी आपको सलामी देते हैं, तो वो बंदा बड़ा बाख्तियार लगता है। अच्छा, फिर एक और बात, आप जो किसी से वादा करते हैं वो तो आपने पूरा करना है ना। अब अगर दो जमातों के माबायन, दो ताकतों के दरमियान कोई एक हुकूमत है एक तरफ और एक तरफ लब्बैक है या कोई दूसरी जमात, अगर आपने एक मुआहदा कर लिया है तो आपने उस पर अमल दरामद तो करना है ना। और अगर उस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते तो आप दूसरे फरीक से आके कहेंगे कि यार अभी मैं अमल दरामद नहीं कर सकता, मुझे इसमें कुछ मदद दो, मेरे से कुछ बात करो। ये तो करेंगे ना कि आप बिल्कुल मेरे साथ अगर आपका मुआहदा तो मुझे आप लिटा के मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और घोंसे मारने शुरू कर देंगे। तो मैं आपको वज़ीर आज़म साहब की एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ जी, प्लीज़। अब ये डिमांड्स 20 अप्रैल पार्लियामेंट में रख देंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये एश्योरेंस दी, टीवी पे दी, पूरे पाकिस्तान ने देखा, मैंने आपको सुनवा भी दिया। तो अगर आप 20 तारीख को नहीं कर सकते तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप बंदों को पकड़ लेंगे, मारना शुरू कर देंगे। समी साहब, ये जो साद रिजवी साहब का अरेस्ट है, इसके हवाले से जो मैं कल से मुतलका हुकाम से बातें कर रहा था, इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों से ये बात पता चली है कि ये जो अरेस्ट, उनका गिरफ़्तार होना जो था, ये कबल अज़ वक्त था और ये एक गलत इक़दाम था। और जब उनका कहना ये था कि जब 20 अप्रैल तक की बात कर दी गई थी तो सूरत हाल को उस नहज तक पहुँचना चाहिए था। और जो हुकूमत की जानिब से, और अब जैसे कि आपने अभी वज़ीर आज़म का बयान भी नाज़रीन को दिखाया, तो वज़ीर आज़म ने भी एश्योरेंस दी थी कि ये मामला पार्लियामेंट पर लाया जाएगा और इस तरह से इसको खुश उसलूबी से सेटल करने की कोशिश की जाएगी। उससे कबल जो है ये इस तरह की सूरत हाल, उसकी जिम्मेदारी तो फिर जिसने ये किया उसी पर आती है। उसके ऊपर अच्छा, एक और बात मैं ज़्यादा इस पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता ज़्यादा, इसलिए कि हम किसी तरह भी कोई खुदा न खास्ता जो तशद्दुद है उसको हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन, बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल मीडिया स्क्रीन्स पर आ रही है। मसलन ये बताया जा रहा है कि वो एम्बुलेंसेस को रोक रहे हैं। मेरे पास फुटेजेस मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि तहरीक लब्बैक के लोग ये कह रहे हैं एम्बुलेंसेस को कि आप गुजर जाएं, और वो कह रहे हैं कि हमें हमारे सुपीरियर्स की हिदायत है कि आपने ये जुलूस में खड़ी कर देनी है, लेके आगे नहीं जाना। फिर उसके बाद आप एक पुलिस वाले के साथ लड़ाई मार कुटाई के जो मनाजिर हैं वो आप चला रहे हैं, और उसके बाद फिर उलमा का बीपर लेके आप एक नेगेटिव परसेप्शन अगर किसी के बारे में क्रिएट करते हैं, आप कर सकते हैं। कोई भी चैनल जो है उसकी एक अपनी पॉलिसी है, लेकिन कम से कम इन हालात में जब आप किसी को कर रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन आप दे रहे हैं, तो कम से कम उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर होना चाहिए। आप तशद्दुद की, वायलेंस की बिल्कुल नहीं वीडियोस दिखानी चाहिए, हम भी नहीं दिखा रहे, लेकिन आप कम से कम वो जो एक उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रूर आप हाईलाइट करें। अब मेरे पास बहुत वीडियोस है, मैं आपको बताऊं, अभी भी जो वीडियोस जो मैंने अभी एक वीडियो हमने दिखाई, अगर मैं उसको पूरा प्ले करूं, खुद खामोश हो जाऊं और वो सारा दिखाऊं तो बड़े वो हौलनाक मनाज़र हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अल्लाह करे कि हुक्मरानों को समझ आ जाए और वो इसको इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर लें। ये ताकत से नहीं
जो कोई अगर ताकत के नशे में इस वक्त घुमंडी और गरूरी बन के बैठा है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी ताकत मेरे अल्लाह के पास है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रॉफिट। और आज मैं एक बड़े ही ज़िम्मेदार से बात कर रहा था लबैक के, उन्होंने कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बहुत फ़कीर लोग हैं और ये जो लोग सड़कों पर हैं ये बहुत ही गरीब हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की जो नामूस है वो अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है। हम कौन होते हैं? हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप तशद्दुद से नहीं दबा सकते, उनसे मकालमा करें, उनसे बैठ के बात करें। ये सब हमारे बच्चे हैं, आप भी इसी मुल्क के एसेट हैं, इसको इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। अहद तोड़ना अल्लाह माफ़ नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, किसने उनको इस तरफ लगाया ये आप सोचें। और मुआहदे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसपे साइन हुए हैं। ये नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे, उन्होंने मुआहदे किए, उनसे मुकरते गए, देखें किस अंजाम में पड़े हैं आज। बयार और मददगार, ऑक्सफोर्ड पर कोई काफ़ी ला के दे दे तो पी लेते हैं, मगर ना बैठे यही बस करते रहते हैं कि कैसे मैं वापस जाऊँ और कैसे मैं बचूँ। तो ये जो वादा जो है उसको पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। और अब आते हैं पीडीएम की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान ने आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ये जो ख्वाहिश थी कि आप नोटिफाई कर दें पीपल्स पार्टी के पास जो भी ओहदे हैं उनको डी नोटिफाई कर दें, मौलाना ने वो मानने से इनकार कर दिया। मौलाना ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं। मैं जरदारी साहब को भी जानता हूँ, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा रिपोर्टेडली कि जनाब बिलावल साहब ने पेपर फाड़ दिया, अब इसके बाद क्या रह गया? उन्होंने कहा बस आपके नज़दीक कुछ नहीं रहेगा, सियासत में मामलात ऐसे नहीं होते। मौलाना को शायद ये गलती का एहसास हो गया कि नून लीग ने जो उनसे शोकाज नोटिस दिलवाए ना आसिफ अली जरदारी को, वो एक मौलाना बड़े समझदार और मंझे हुए सियासतदान हैं। ये जो मतलब मैं ये जो सियासत को हम कहते हैं ये मुनाफकत है एक्चुअली, इसके वो माहिर हैं। मुझे नहीं समझ आया कि उनसे ये गलती कैसे हो गई कि उन्होंने शायद गुस्से में थे, ब्लड प्रेशर भी उनका रहता है, तो उन्होंने गुस्से में ही सब कुछ कर दिया। लेकिन आज उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये कहा कि नहीं बच्चा, जो कर चुका मैं कर चुका, अब नहीं। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को डी नोटिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी मैं जरदारी से मिलूंगा और उनसे मेरी मुलाकातें होंगी, तो इसलिए आप ये जो बात कर रहे हैं ना ये मैं आज नहीं कर सकता। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल समी साहब, इस टॉपिक में जाने से पहले एक जस्ट में ये जो आप बात कर रहे थे मुजाहरे की और वादे की, ये बड़ा हसास मामला है और इसको जितनी जल्दी हुकूमत रिजॉल्व कर ले उतना बेहतर है। और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो इस मामले को ख़राब कर देगा और मज़ीद सूरत-ए-हाल ख़राबी की तरफ जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल दानिशमंदी से किया, क्योंकि वो ख़ुद कहते हैं कि देयर इज़ नो लास्ट वर्ड इन पॉलिटिक्स। अब आप ये देखें कि पीडीएम के अंदर जितने भी मामलात ख़राब हुए उसकी बुनियादी वजह जो थी वो मरीम नवाज़ थी, जो ये समझ बैठी थी कि वो पता नहीं कौन से अक्ल सियासत जो है उनके पास आ गई है कि बस हुकूमत आज गई और कल गई और आर पार हो गया और सब कुछ हो गया। वो जिस नशे में थी वो सारा नशा उनका निकल गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान चूँकि ज़ीरक सियासतदान हैं, वो दोनों तरफ उनकी जरदारी साहब के साथ भी कोalition गवर्नमेंट रही है और नवाज शरीफ के साथ भी कोalition गवर्नमेंट रही है, तो उनको पता है कि अपने लिए उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर किस तरह से इंटैक्ट रखना है। क्योंकि वो पीडीएम के सरबराह हैं, इसलिए उन्होंने अपना दरवाज़ा जो है वो राब्ते का और बातचीत का जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी खुला रखना है। और दीगर जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं जो उनके साथ हैं, यानी ये उन्होंने बावर कराया कि पीडीएम सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। पीडीएम का मतलब ये है कि तमाम अपोजिशन जमातें जो उसमें शामिल हैं और यहाँ पर किसी को ये इख्तियार नहीं है। मैं आपको एक और बात भी बता दूँ आपके लिए भी अलीना, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत हमायती हैं। बात यह है कि आज मुस्लिम लीग नून ने यह कहा कि मौलाना बस अब ऐलान करें कि ये जो हम जो बैठे हैं ना, ये हमारा आने वाले इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। वो जो छोटी जमातें थीं उन्होंने कहा ओ एक्सक्यूज़ मी शाहिद खाकान अब्बासी पाजी, ये तो एक पॉइंट था इसका कि इमरान खान को हटाना है, तो ये इलेक्शन अलायंस कैसे बन गया? कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। और वो छोटी जमातें सारी की सारी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल गई। तो आज नून लीग को वो जो 8 पार्टीज़ का जो इजलास था उसमें
9 पार्टीज़ का इजलास जो था उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल तनहा कर दिया। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के ओहदों को डी नोटिफाई करने के हवाले से जो थी गुफ्तगू वो उन्होंने उनको मना किया और दूसरी जमातों ने मौलाना का साथ दिया। फिर जब ये नून लीग ने कहा कि जी बस ये तो अब इंतखाबी इत्तेहाद हो गया, आज ऐलान कर दें, तो उन्होंने कहा ओहो एक्सक्यूज़ मी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है, उनके अपने उम्मीदवार हैं, आप ये तड़का लगाने के क्या चक्कर में है कि इसको इंतखाबी। तो मौलाना आज नून लीग के घेरे में नहीं आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जिस तरह ब्रिटिश पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि ऑल आर इक्वल्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स, ये नून लीग भी यही इस तरह की हरकत कर रही थी कि पीडीएम के अंदर तमाम जमातें इक्वल हैं लेकिन आई एम फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स। ऐसा नहीं था। ये उनको मुस्लिम लीग की क़यादत को बार बार ये बताने की कोशिश की गई जब एएनपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस अलायंस के अंदर सबका इक्वल स्टेटस है और सबकी इज्जत यकसा है, सबको एक दूसरे की इज्जत करनी है। ये यहाँ पे बड़ी और छोटी जमात का कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने हुकूमत के मुखालिफ एक तहरीक चलानी थी और उसमें सब ने मिलकर चलानी थी। तो इसलिए जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बहुत ज़्यादा इस तरह भी कैफियत का शिकार है कि किसी तरह से हम जो हैं वो, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो कहते हैं कि सारे एजिटेशन के पीछे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हमारी थी, पैसा जो था वो हमारा था। तो ये कौन होते हैं जो है जिस तरह हम हुक्म देते हैं कि इस्तीफ़े दो तो इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम कहेंगे तो लॉन्ग मार्च करो तो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन इस्तीफे तो नून लीग खुद नहीं देना चाहती थी, उनकी अपनी अंदर जमात के अंदर एक बात थी कि हमने, लेकिन उन्होंने तो पीपल्स पार्टी पर मलबा डाला, मुर्द इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी को ठहराया, इस्तीफे तो वो खुद नहीं देना चाहते थे। देखें ना, यही बात मुस्लिम लीग को बताने की कोशिश की गई कि ये जो आपका तर्ज अमल है डिक्टाटोरियल, आप इसको एक साइड पर रख दें और यहाँ पे आपको इक्वली जो है ना पीडीएम के फोरम के ऊपर सबकी इज्जत के साथ आपको पेश आना पड़ेगा और मामलात को इस तरह ले जाना पड़ेगा। और क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्होंने अभी इस पीडीएम की तहरीक को ख़त्म डिक्लेयर नहीं किया है और आइंदा जो पीपल्स पार्टी जो है उनके बहुत सारे कॉमन सियासी मामलात हैं, जैसा कि 18वीं तरमीम के ऊपर सबकी यकसां राय है। एएनपी भी बार बार इस बात पे गई थी कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना, बाकी जगहों से भी इस पर बात आई है। तो पॉलिटिक्स करने के लिए और एजिटेशन करने के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब के हवाले से रिफॉर्म्स हैं, तो वो उन चीज़ों को अलाइव रखना चाहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं करना चाह रहे कि बस पीडीएम सिर्फ मुस्लिम लीग है और अगर मुस्लिम लीग नहीं किसी बात पे मानती तो बस पीडीएम जो है ना वो अकेले ही चल पड़ेगी। तो ये आज वाकई उनको अगर सॉरी टू से कि औकात दिखाई गई है मौलाना की तरफ। आपका ख्याल है? इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी जो है आगे चलकर ये जो इत्तेहाद है इसमें मौलाना जो हैं किसी स्टेज पर, अगरचे मौलाना गफूर हैदरी ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के जो एक्शन है वो बताते हैं कि अभी भी उनका एपिटाइट है एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। बिल्कुल, ये तो देखें ना, ये बात समझ में आ रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पॉलिटिक्स और कॉम्प्रोमाइज़ की है और वो कुछ लोग कुछ दो के फार्मूले के तहत हमेशा से चलती रही हैं। आप देखें कि कहाँ एजिटेशन थी माफ़ कीजिएगा, और कहाँ यूसुफ गिलानी अपोजिशन लीडर बन गए, कहाँ से उन्होंने सिचुएशन को लिया और जो हुकूमती सेनेटर के कैंडिडेट थे उनको शिकस्त हो गई और किस तरह से सारी सूरत हाल सामने आई सेनेट इलेक्शंस के अंदर। अगर ये इस्तीफ़े दे चुके होते तो ना ये सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे और ना ये जो सियासत में उन्होंने गिव एंड टेक किया और कुछ विन विन किया अपने तौर पर, तो ये सब कुछ तो नहीं हो सकता था। और आज आप मुस्लिम लीग की बेताबी देखें कि वो कह रहे कि काश हमें पीडीएम पे इतना खर्चा ना करना पड़ता, हम जहांगीर तरीन के ऊपर ही सारा कुछ कर लेते। लेकिन अब जो अपोजिशन की नून लीग की जो उम्मीदों का महवर हैं वो तो जहांगीर तरीन साहब हैं। अब उनका जो एहतजाज का मंसूबा था, जो उनका लॉन्ग मार्च का मंसूबा था, जो उनका इस्तीफ़ों का मंसूबा था, वो सारा ख़त्म हो गया और अब शायद खाकान अब्बासी हों, राना सनाउल्लाह हों, वो दाना डालते नज़र आते हैं। जैसे कबूतर को वो कबूतरबाज पकड़ने की कोशिश करते हैं ना दाना डाल के, तो जहांगीर तरीन पर ही सारी बेट्स हैं। ओ जनाब जहांगीर तरीन के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, और जहांगीर तरीन, हालांकि ये कहते थे कि जहांगीर तरीन एक एटीएम है। जहांगीर तरीन जाएगा पीडीएम के साथ, आपको लगता है? जहांगीर तरीन कैंप के साथ मेरी आज ही इत्तेफाक से काफ़ी डिटेल तो फिर खबर दें ना, तुझे खबर सब बन के बह गए हो, खबर दो।
खबर ये है कि कोई 18 MPs हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और जहांगीर तरीन और आपके दरमियान में जो एतमाद की कमी है उसको दूर करना चाहते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर नून लीग कैंप की तरफ से और पीपल्स पार्टी के कैंप की तरफ से ये जो बातें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो उनके साथ मिल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं बुज़दार साहब, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद वाली बात इस वक्त है और ना ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 2-3 दिन पहले जब जहांगीर तरीन साहब अदालत पहुंचे और उनके साथ एक ग्रुप था MNAs और MPs का, तो वज़ीर आज़म शदीद गुस्से में आए और शायद वो कोई इंतहाई इक़दाम करने का फ़ैसला करने जा रहे थे जिससे उनको रोका गया। ये बात जो थी सामने आई, लेकिन बहरहाल वो सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई। इंतहाई इक़दाम क्या हो सकता है? देखें, जो PTI कैंप में पहले बात बताई गई थी कि और वज़ीर आज़म उसका बारहा नहीं कोई बात, वज़ीर आज़म उसका बारहा इजहार भी कर चुके थे कि अगर उनके ऊपर दबाव डाला गया तो वो असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व कर देंगे, और वो इवन अपने उन्हें पार्टी को भी उन्होंने ये मैसेज दे दिया। नहीं, लेकिन ये दबाव की बात तो नहीं है ना। देखें, एक आप नंबर गेम है, आपके पास अगर इतने नंबर हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपकी पार्टी के अगर कुछ लोग आपके किसी डिसीजन की वजह से खफा होके परे हट जाते हैं तो ये तो उनका बुनियादी हक है। एग्जैक्टली यही बात उनको बताई गई थी कि जिस तरह वज़ीर आज़म का ये हक है कि वो जिसको मर्जी काबीना में शामिल करें, जिसको मर्जी निकालें, इस तरह बहुत सारे MPs और काबीना का भी तो हक है कि वो चाहें जब भी तो एक साइड पे हो जाएं किसी इशू पर। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मामलात जिस तरह से वज़ीर आज़म देख रहे थे उनके साथ काफ़ी घंटों की नशिस्त हुई और उनको बताया गया कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है, ये आपको गलत समझ आ रही सूरत हाल, और उसी को बावर कराते हुए ये सूरत हाल कंट्रोल में की गई थी। चलिए देखिए, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन जो समी साहब बता रहे हैं कि मौलाना साहब ने वो आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा वो मेरे ख्याल में उनके आसपास ही मौजूद थे, शायद उनके घर पे मौजूद थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे मिलना जो है वो पसंद नहीं किया था। और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी यही सोचती है कि मौलाना साहब ने तो अपनी कभी गेम नहीं की, ना वो अपनी तरफ से सोचते हैं, वो जो भी सोचते हैं वो नवाज शरीफ साहब की ही सोच सकते हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, देखिए, अब जो स्टोरी हम करना चाह रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, जो शख्स अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहा था, उसने अदालत में ये कहा है कि मैं CIA का एजेंट था, और उसने ये कहा है कि मुझे जो सज़ा दी गई है अमरीकी कानून की वायलेशन करने के इल्ज़ाम में 12 साल, उस सज़ा को कम कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, मैं उसका एसेट हूँ। और CIA के 2 ऑफिशल्स ने इस हवाले से एक एफिडेविट अदालत में दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो इमाद ज़ुबैरी साहब हैं, जो पाकिस्तान के लिए जो कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, कतर के लिए भी की उन्होंने, सऊदी अरब के लिए भी की लॉबिंग, वो हमारे बहुत ही काबिल इत्मीनान एजेंट थे, और उन्होंने CIA के बहुत सारे मकासद हासिल करने के लिए अपने राब्तों का इस्तेमाल किया। हमारे मुकद्दर का फ़ैसला करने वाले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 2013 तक, और 2013 से 18 तक नून लीग जनाब नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये इमाद ज़ुबैरी इनके लिए काम करता था, और कहा यह जाता था कि ये पाकिस्तान का लॉबियस्ट है। इसने वहाँ पर अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी की, जिस पर अमेरिकन ने इसको पकड़ लिया और इसको 12 साल
पिछले यानी 2019 में 12 साल इसको सज़ा हुई। अब इसने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। पाकिस्तान में मेमो गेट हुआ, पाकिस्तान में डॉन लीक्स हुई, उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फ़ौज पर कड़ी तनकीद की गई और जो पाकिस्तान का चेहरा बाहर की दुनिया में पेंट किया गया वो इंतहाई बुरा चेहरा था कि शायद हम लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। और फिर पाकिस्तान के अहम वुज़रा ये बार बार बाहर जाके बयान देते रहे कि ये हमें अपने घर की सफाई करनी है, मंजी थले डांग फेरनी है, और उनका इशारा होता था कश्मीरी तंजीमों की तरफ और वो कहते थे कि बिल्कुल भारत की हेजमनी हमें माननी है। अब जब ये पहले समझ नहीं आती थी कि ये ऐसे करते हैं, लेकिन अब आज मेरी समझ में ये बात आई है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी था इमाद ज़ुबैरी और एक पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, उनका दूर नज़दीक का कज़न था, मैं नाम, लेकिन वो हुसैन हक्कानी नहीं थे। वो उनको बड़ी एक्सेस थी। जो बाइडन के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की उन्होंने मीटिंग अरेंज करवाई, नून लीग के बहुत सारे जो मामलात थे वो उन्होंने अमेरिका तक पहुंचाए और फिर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेफिनेटली, जिस वक्त वो अमेरिका का ताबून हासिल कर रहे थे CIA की मदद से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो CIA चाह रही होगी कि पाकिस्तानी ये करें तो वाशिंगटन उन्हें मदद देगा। मेमोगेट, उसामा बिन लादेन के जो ऑपरेशन था एबटाबाद, उसके फ़ौरन बाद, जिसमें पाकिस्तान ने यह कहा अमेरिका से, हुसैन हक्कानी साहब ने, कि पाकिस्तान की फ़ौज हमारे इक़्तिदार को ख़त्म करना चाहती है, हमें बचाएं। ये था मेमोगेट। फिर उसके बाद डॉन लीक्स, ये मेमोगेट ही की बात। और उसमें आप देखें नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं किया, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल फड़ो इन्हों तो नो इन्हों। तो फिर डॉन लीक्स में उन्होंने सिरिल अलमेडा को बुला के जो बातें कहीं, उसमें भी जो नज़ला था वो पाकिस्तान की एजेंसियों पर था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर था। और जब हम एजेंसियों के सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के चेहरे पे वो हर चीज़, वो जो स्टिग्मेटाइजेशन थी वो हुई। तो शायद ये उन्हीं के कहने पर सब कुछ करते थे। ये छपा हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है, वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट किया है, डॉन ने रिपोर्ट किया है। आप जाएं नेट पे करें, आपको पता चल जाएगा कि इमाद ज़ुबैरी कौन था। उसकी तस्वीरें हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर फ़खर कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पॉलिटिशियन है, इनको हमेशा हमारी एजेंसीज जो हैं वो बड़ा निशाना भी बनाती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तान वहाँ पर इंटरलोक्यूटर या कोई लॉबियस्ट बनाता है तो एजेंसी से उसकी क्लियरेंस तो होती होगी ना। तो क्या ये क्रिमिनल साइलेंस थी या फिर वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस ख़राब खेल के हिस्सेदार थे, जैसा कि बाद में हमें ये खबर मिली जनरल कमर जावेद बाजवा जिस वक्त आर्मी के चीफ थे कि एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक शामिल थे। फ़खर, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स जो CIA का एजेंट हो, पाकिस्तान का लॉबियस्ट हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सबसे उसकी एक्सेस हो, और वो CIA का एजेंट हो, और वो हुकूमत अमेरिका से वो सारे दिखा के मामला अपनी सज़ा को ख़त्म कराने की बात करे। पहले तो आप इस पे मुझे ज़रा अपनी टेक दें, फिर बाद में आज का इमाद ज़ुबैरी कौन है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खेल पहले खेला गया, जिसमें CIA का एक एजेंट पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरे दे रहा था, ले रहा था, इनसे हुकूमत चलवा रहा था, आजकल कौन हो सकता है? जी फ़खर। बिल्कुल समी साहब, आपको पता है कि एसेट, ये जो एसेट वाली बात है, जब CIA किसी को एसेट कहती है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है और उसको इतनी ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाती हैं कि वो अपना काम, जो मिशन जो है वो इंतहाई आसानी के साथ, और उसको कोई दिक्कत पेश ना आए, वो उसको ऐसे पेश करते हैं कि वो वाक़ईतन वो एसेट के तौर पर नज़र आए। और ये जो इमाद ज़ुबैरी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में जाकर हाई लेवल के ऊपर अपने कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं। और कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करने का मतलब ये होता है टू गैदर द ह्यूमन इंटेलिजेंस, और ह्यूमन इंटेलिजेंस में
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि टॉक टू द रेलिवेंट पर्सन ऑन ए रेलिवेंट सब्जेक्ट। जो चीज़ आपको हॉर्सेस माउथ जिसको हम कहते हैं कि वहाँ से पता चलती है, उसको काबिल एतमाद ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पर लिया जाता है। और इसी तरह से जो नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं वो इस तरह के एजेंट्स के ज़रिए से आप उसको लेकर जाते हैं। ओबामा के साथ, हिलरी क्लिंटन के साथ, जो बाइडन के साथ इतने ज़्यादा थे कि ये उनकी पाकिस्तानी सियासतदानों से मीटिंग्स अरेंज कराता था, लेकिन दर हकीकत ये CIA के लिए काम कर रहा था। और जो CIA की तरफ से जो एडवाइस आती थी वो इनको बताता था और जिस पर ये पॉलिसी फार्मूलेट करते थे। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ इस खबर के बाद वर्चुअली CIA कंट्रोल कर रही थी। उसमें चाहे जरदारी साहब की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, आपका जो सबसे एक सुपर पावर के साथ आपका जो लॉबियस्ट है वो CIA का एजेंट है, खुद बता रहा है अदालत में और कह रहा है कि मैं एसेट हूं, और CIA उसके लिए एफिडेविट दे रही है कि ये हमारा बहुत ही काबिल-ए-एतमाद एसेट है। जी बिल्कुल, मैं इस ज़िमन में आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो पाकिस्तानी कौम है उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आसिफ अली जरदारी और उसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उनको ये मैसेज दिया कि क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में ख़ित्ते में हम आकर बैठ गए हैं, इसलिए अब आपको पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी मिलिट्री जो है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी विल टेक केयर ऑफ़ देम। आप उसने सिर्फ अमल दरामद उस तरह करना है जिस जो हम आपको कहेंगे, चाहे वो मेमो गेट था, डाउन लीक्स थी, एंटी आर्मी नैरेटिव था, टू क्रिएट वेज बिटवीन द पीपल एंड द आर्मी। ये अगर आप देखें तो ये मुशर्रफ से शुरू हुआ। मुशर्रफ ने पहली दफ़ा वादे तौर पर कहा था कि कोई भी कोशिश की गई आवाम और फ़ौज के दरमियान खला पैदा करने की तो उसको सख्ती से कुचल दिया जाएगा। फॉलोड बाय कियानी, जनरल कियानी, फॉलोड बाय जनरल राय शरीफ, फॉलोड बाय जनरल बाजवा। एक सेकंड, मेरी बात सुने। आप आर्मी के जो सरबराह हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है और हम किसी की इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब ये हो रहा था, हमारा जो लॉबियस्ट है, हर जगह पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी इनपुट आती है, तो कहीं ऑन रिकॉर्ड मुझे चीज़ नज़र नहीं आई कि किसी ने कोई इतराज़ किया हो इस पर। तो फिर इसको मैं क्या कहूँ? इसको कलूजन कहेंगे आप। तो वो जो कलूजन, अब इसमें कोई सिर्फ सियासतदान तो हिस्सेदार नहीं है ना, इस कलूजन में तो वो लोग भी हैं। फिर बिल्कुल वो लोग हैं। और तो हम तो निशाना जब भी हो सियासतदानों को बनाते हैं। नहीं, आपके सामने है वो ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर जो लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन ये जो इतनी पेमेंट्स हो रही थी पाकिस्तान की अमेरिका में लॉबियस्ट को, और वो CIA का एजेंट था, उस पर किसी ने नजर नहीं रखनी थी कि ये बंदा कौन है, कैसे इसको हायर किया गया। मैं आपसे इत्तेफाक यहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट बेचने में तो आपने रेफरेंस कर लिए, और पाकिस्तान को बेचने के लिए जो काम हुआ उस पर किसी ने कोई ट्रीजन का मुकदमा नहीं किया, किसी ने कोई बात नहीं की। क्या है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये फ्री फॉर ऑल था, और ख़ास तौर पे जो वीज़ा रिजीम जो थी, और जिस तरह से आपको पता है कि 400-500 वीज़े जो थे वो इस तरह से जारी किए गए थे हक्कानी साहब की तरफ से उस वक़्त, कि जब पूछा गया कि ये कौन लोग हैं तो अमेरिकन एम्बेसी जो थी वो उसने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा हमें नहीं पता। और वो एक बहुत बड़ा वीज़ों का स्कैंडल जो था वो सामने आया था। और वो कौन थे? ब्लैक वाटर्स थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए लाए गए थे, और जगह जगह जो धमाके हो रहे थे, वो ये सब कुछ था। तमाम मुझे ना ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, दफ़र आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, अब ये सारी बात हमने फ़खर ब्रेक पर जाने से पहले की, जिसमें यह है कि इमाद ज़ुबैरी साहब, हुकूमत एक क्रिमिनल साइलेंस है, क्रिमिनल नेगलिजेंस है, इसमें सियासतदान भी मुलव्वस हैं, इसमें हमारे जो मक़तदर इदारे हैं उनके कुछ लोग भी मुलव्वस होंगे, और वो जो काली जो भेड़े हैं ना उनको पकड़ना, उनको देखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी मुझे परेशानी आज की है। इमाद ज़ुबैरी तो अमेरिका में रहता था, अभी यहाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुईद यूसुफ, बिल्कुल सही, जो USIP में काम करते थे, जो
USIP वो थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग बराह रास्त अमेरिकन कांग्रेस करती है। जी हाँ। को बहुत प्रेस्टिजियस थिंक टैंक नहीं है। वुड्रो विल्सन सेंटर और वहाँ पर हेरिटेज फाउंडेशन और बहुत सारे हैं, जैसे काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस है, ये तो डायरेक्टली अमेरिकी हुकूमत की फंडिंग से चलती है। वो बैठा है बंदा यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइज़र, जिनके बारे में ये है कि अजीत डोवल से मुलाकातें हुई। और ये जो आपको नज़र आता है ना कि बिहाइंड द सीन इंडिया से गुफ्तगू शुरू हो गई और ये बातचीत शुरू हो गई, और अगर बात कोई वो आदमी कर रहा हो जिसके क्रेडेंशियल सारे अमेरिका से लगते हो जाके, और अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो या मुईद यूसुफ साहब को फारिग किया जाए तो ये फ़ौरन अमेरिका वापस चले जाएंगे, ऐसा बंदा अब कहीं ये मुस्तकबिल के इमाद जुबैरी तो नहीं है। जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें कोई शक वाली बात तो ही फिर नहीं। ये किसने क्लियरेंस दी होगी कि वो आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना लें उन्हें? मेरा तो ख्याल है कि शायद क्लियरेंस ही नहीं मिली अभी तक। तो क्लियरेंस के बगैर 3 साल से वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। जी बिल्कुल हैं। लेकिन उनके और वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हैं उनमें वो शिरकत कर रहे हैं और उसमें बहुत अहम अरबाब बैठे होते हैं। तो उनमें से कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि ये साहब कौन है अगर इनकी क्लियरेंस नहीं है तो? ये समी साहब आप बहुत रेलिवेंट बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कि वो उसको अपॉइंट किया जा सकता, और एक ऐसा शख्स जो है वो जो अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत की फंडिंग के तहत चलता हो और वहाँ पे काम कर रहा हो, और मैंने एक साहब से बात की जिसकी जो सोच है उसकी अक्कासी उसके कॉलम्स में बाकायदा जो है वो सामने आ चुके, उनके पीछे लिखे हुए आप पढ़ लें सारे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैंने आपको यही बताया है कि ऐसे शख्स को ऐसी जगह पे फिक्स करवाया जाता है कि जहाँ से ह्यूमन इंटेलिजेंस, मुझे ये लगता है अगर मैं इसको इस तरीके से बिल्कुल रेलिवेंट है, अगर मुझे इजाज़त दें आप, कि इमाद जुबैरी को पाकिस्तान का लॉबियस्ट बनाया गया, पाकिस्तान के वज़राए आज़म सदूर के साथ उसकी एक्सेस दी गई, CIA ने सब कुछ किया और वो अपनी पॉलिसी चलाते रहे। यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान हैं, समझी में या ना समझी में, चले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, हम कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले, वही काम करते रहे जो अमेरिकन CIA चाहती थी, वही अपने पॉलिसी प्रिंसिपल्स बना के वो आगे चलते रहे। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक बंदे को बिठा दिया गया है, कहते हैं कि ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, फिर कहते हैं कि हाँ हमें पता है ये उन्हीं का आदमी है, लेकिन ये हमें बताएगा तो सही ना कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए रखा है उसको। तो एक ऐसा आर्गूमेंट देते हैं जो कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। समी साहब, ऐसा शख्स जिसकी कमांड किसी और के हाथ में हो, वो तो उसको इतनी कमांड देंगे ना जितना वो चाहते हैं कि इसको पता होना चाहिए, और वो कमांड भी एक मकसद के लिए दी जाएगी, वो ऐसे नहीं दी जाएगी। तो ये साहब जो हैं, जितनी जल्दी इस तरह के जो लोग हैं इनको हटा दिया जाए उतना बेहतर पाकिस्तान के लिए होगा। उसकी वजह ये इसका जो सारा मलबा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पे गिरेगा आके। सर उन्होंने बनाया ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। ये ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे गिरेगा बल्कि पाकिस्तान के कुछ बड़े अच्छे दोस्त जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के बाद बनाई हैं, अब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिजर्वेशन जो हैं वो सामने आई कोई हैं। पता नहीं कल वो पता चले कि जनाब ये जो सारा काम करवाया था ये मुईद यूसुफ साहब ने करवाया था, और वो भी अमेरिकी अदालतों में जाके कहें मैं भी एक CIA का एसेट हूँ, देखे मैंने तो क्या सर्विस की है, इसलिए मुझे इनाम व कराम दिया जाए, या ये जो काम मैं गलती से कर बैठा हूँ मुझे इसमें माफ़ी दी जाए। बहरहाल ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनके दामन साफ़ हैं, जो कहते हैं कि हमारे दामन बड़े साफ़ हैं, ज़रा वो भी देख लें कहीं उनके दामन पर इसकी वजह से छींटे ना पड़ जाएं। ये मामला बड़ा गंभीर है। अच्छा, ऑब्जेक्टिवली समी साहब बस लास्ट बात में ये करूँगा कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी आ गई है, वक्त आ गया है कि वो ये फैसला कर लें, या फिर वो इसके जो काम ये करेगा फिर वो इसके जिम्मेदार वो होंगे, बिल्कुल होंगे, और अब उनको फैसला कर लेना चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ करना है या अपनी ज़ातियात। अच्छा, अब मुल्क के लिए करने की बात हो रही है। आजकल वैक्सीनेशन के हवाले से, कोरोना वैक्सीनेशन के इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं। तो डॉक्टर रिजवान ओपल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वो IDC के रूहे रवां हैं और वैक्सीन भी वो दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है डॉक्टर साहब, उसे प्लीज जरा ठीक कर लें। जी प्लीज बोलिएगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब अब आई है।
मैं शुरू करता हूँ जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये थोड़ा वैक्सीनेशन के हवाले से बताइए कोरोना की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई और कोरोना हो गया। इससे ये भी इतलात हैं कि कुछ लोगों पर इसका एडवर्स इफेक्ट भी हुआ, क्योंकि आप बराह रास्त इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ी सर्विसेज हैं आपकी। तो आप बताइए ये मामला है क्या सारा? एक्चुअली ये मैं इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू कर देता हूँ, एक जुमला पहले बोल देता हूँ। आपको याद है इससे साल पहले पाकिस्तान में बीमारी आई और कई जगहों पे ग्लोबली भी पाकिस्तान में भी कहते हैं ये जरासीम ही कोई नहीं है, ये तो ऐसी फेक है। उस स्टेज से निकले, फिर बीमारी का मुकाबला शुरू किया। थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ हमें पता थी, डॉक्टर सारे के सारे उनके लिए चैलेंज था। तो फिर ये बात है कि जी डॉक्टर जहर का टीका लगा रहे हैं और ये इससे निकले। तो बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन्स आई और एकदम से 3-4 वैक्सीन्स आ गई, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं। और अभी मुझे जिस चीज़ से डर लगता है, जो सबसे अच्छी होप है वो वैक्सीन है और इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी SOPs होती हैं, जितनी हम चीज़ें करते हैं, उससे हम वेव को नीचे ला सकते हैं। लेकिन जैसी SOPs हल्की होंगी, हटेंगी, एकदम दोबारा एक और वेव आ जाएगी, जिसमें लोग कहते हैं चौथी वेव कब आएगी। ये नीचे जितना अर्सा रहेगी, हटेंगी SOPs, फिर चौथी वेव आ जाएगी। नीचे उसको सिर्फ वैक्सीन में रखना है। और लकीली वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीन बहुत अच्छी आई हैं, 4 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुख्तलिफ वैक्सीन। अच्छा, किसी के लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो रिपोर्ट नहीं हुआ? नहीं, वैक्सीन ये जितनी आई हैं अभी तक सारी स्टेज 3 ट्रायल्स जो गुजरी हैं बहुत सेफ़ हैं। कोई ज़्यादा सेफ़ है, किसी टेक्नोलॉजी का फ़र्क थोड़ा बहुत जो है, कुछ के साथ थोड़ा सा अगले दिन हल्का सा बुखार होता है, वो चूँकि बॉडी हमारी इम्यूनिटी बना रही होती है, तो जब बॉडी रिएक्ट करती है तो हल्का सा बुखार आता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी जो आपने सवाल पूछा था, कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके लगाने से कोरोना हो जाए। बेशक जो मर्जी हम कह लें, कोरोना इससे पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये बताइए कि ये जो लोग कहते हैं जी हमने वैक्सीन लगवाई और 4 दिन बाद हमें कोरोना हो गया, तो क्या वो पहले कोरोना हो सकता है कि उन्हें हो लेकिन उन्होंने टेस्ट ना करवाया हो, ये वजह हो सकती है? एग्जैक्टली बिल्कुल ये बैड लक होती है कि या तो 4 दिन पहले होगा या उसी आगे दिनों में एक्सपोजर हो गया, उन्हीं दिनों हमने वैक्सीन लगाई। और इस तरह के मैं बहुत पेशेंट देख चुका हूँ कि वो बेचारे बैड लक के सिर्फ ये नहीं कि पहली इंजेक्शन के बाद, बल्कि दूसरे से पहले भी लोगों को हुई है। क्योंकि पहले इंजेक्शन के वक्त कई दफ़ा एक्सपोजर, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें, वो उन्होंने वैक्सीन बड़ी अच्छे तरीके से लगवाई, लेकिन बाय दैट टाइम उनका एक्सपोजर हो चुका था। तो हमारी ये एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि मुदाफ़ित बनते बनते कुछ दिन लगते हैं। तो बिफोर के वो मुदाफ़ित बने वो बीमारी जरासीम आ गई। और अब ख़ास तौर पे आजकल जो कि वेरिएंट्स हैं ये ज़्यादा कंटीजियस हैं, तो ये ज़्यादा जल्दी बीमारी, मैं तो बल्कि इस पे एज ए डॉक्टर कभी कभी हैरान होता हूँ कि ऐसे लगते हैं जैसे इंटेलिजेंट कोरोना है, उसको पता है कि वैक्सीन आ गई है तो मैं भी तेज़ हो जाऊँ। सो इट्स ए रेस अगेंस्ट टाइम सिनेरियो कि जितनी जल्दी जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कर लें हम, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? अच्छा, एक मेरा सवाल ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है, लेकिन ये बताइए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वैक्सीन हासिल करने में कितनी मुश्किलात हैं और आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये डेफिनेटली गवर्नमेंट बड़ी एफर्ट भी कर रही है, मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट को ही लानी चाहिए वैक्सीन। हालांकि इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर ने भी वैक्सीन लगाई, हमने वैक्सीन इंपोर्ट भी नहीं की, बल्कि हमने खरीद के AGP से खरीदी और हमने लगा दी विदाउट एनी मार्जिन, क्योंकि मेरा ये इनिशिएटिव था कि इसमें हम कुछ न करें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर प्राइवेट को भी गवर्नमेंट वैक्सीन फ्री दे, लाइक इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर विलिंग है कि वो उनको फ्री वैक्सीन मिले, तो हम विदाउट एनी चार्जेस लगाने को तैयार हैं। सिर्फ वो जो खर्चा आता है उस जगह का थोड़ा सा नॉमिनल सा। सो प्राइवेट को इस तरह आना ज़्यादा बेहतर है। और अदरवाइज अगर प्राइवेट लोग आते हैं तो उसको रेगुलेट जरूर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये इतना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, 20-22 करोड़ लोग हैं, चले बच्चे निकाल दें तो 10-15-12 करोड़ बन जाएंगे, तो इतनी वैक्सीन कहाँ से आएगी? दुनिया में तो अभी हर मुल्क अपने लिए बना रहा है। इतना ये ख्याल है कि वैक्सीन वाकई बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसकी अवेलेबिलिटी के इशूज़ है, लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्मों की वैक्सीन हमारे मुल्क में आ जाएगी। हम लकी हैं कि चाइना के कॉरिडोर पे बैठे हैं, रशियन स्पुतनिक वैक्सीन बहुत अच्छी है, वो भी काफ़ी रिलायबल है। तो ये वैक्सीन तो हमें मिल जाएंगी जल्दी। और मेरा ये ख्याल है कि रैंप अप करना चाहिए पूरे पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को, क्योंकि वैक्सीन लगाना इज़ नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, इट्स ए वेरी सिंपल जॉब। और इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके, और प्राइवेट क्या और गवर्नमेंट क्या जो से लगा सकते हैं, सबको एज ए स्टेक होल्डर लेके और फौरी तौर पर जितने ज़्यादा मैसेज को हम कर सकते, 50% पॉपुलेशन को भी अगर हम वैक्सीनेट कर दें अगले 6 महीनों में एट ए वेरी फास्ट पेस, हम इसमें से निकल आएंगे, पूरी तरह निकल आएंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने अपना कीमती वक्त उसमें निकाला और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई इसका साइड इफेक्ट लगवाएं और गवर्नमेंट को ये कह रहे थे कि अगर वो फ्री दें तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसको बगैर किसी चार्जेस के लगाने की बात कर रहे हैं। मुख्तसर बात तो की ज़बरदस्त है ये। नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये कंपेन जो अवेयरनेस कंपेन है ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि वैक्सीन से कहीं पे क्लोटिंग हो रही है या इस तरह की कोई सूरत हाल जो है ना वो सामने आ रही है। तो ये जो जिस तरह डॉक्टर साहब को आज आपने वो तो उन्होंने कहा कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये तो हमें खबरें हैं, उन्होंने कहा कुछ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, मैं यही छोटा कह मोटा रहा बीमार हूँ हुआ कैंपेन की जरूरत इसका है, बड़ा इफेक्ट फखर is very पड़ेगा। much right। चलिए जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।